Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 geography chapter number 2. तो कल हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि हम वाटर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो आज हमें पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। यानी कि अगर हम आज के ज़माने में देखेंगे, टुडे यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे, जो वाटर है, साफ पानी जो है, क्लीन वाटर जो है, वो मिल जाना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यानी कि हमारी ही कंट्री में नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड है उसके मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि जो साफ़ पानी है वो मिल जाना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके जो वजूहात है वो क्या है? स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डिविंडलिंग रिसोर्सेज। तो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, यानी कि हमें स्टेप्स को उठाना चाहिए, यानी कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स या कंजर्व करना चाहिए इस डिविंडलिंग रिसोर्स को। डिविंडलिंग रिसोर्स मीन्स जो ये घटा जा रहा है, ये रिसोर्स, ये वाटर जो रिसोर्स है, ये जो घटा जा रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हम इसको कंजर्व कर सकें, ताकि हम इसको बचाएं ख़त्म होने से। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज़ ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। एक तरफ से अगर हम देखेंगे, जो ये वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये रिन्यू होता है, दोबारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसका ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जो हम यूज़ करते हैं या इसको पोल्यूट करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये अनफिट हो जाता है। तो फिर इसका जो रिन्यू होना वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको रिन्यू होने में टाइम भी लग जाएगा। जब हम इसको पोल्यूट करते हैं तो रिन्यू होने में टाइम लग सकता है। रिन्यू तो ये होता है, लेकिन इसका जो ओवर यूज़ और जो हम इसको पोल्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है, ये अनफिट हो जाता है हमारे यूज़ के लिए। डिस्चार्ज ऑफ untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। तो ये वाटर जो है ये किस तरह से पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जो डिस्चार्ज होता है अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सवेज, यानी कि जब हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए या बाथिंग के लिए, तो इस तरह से जो हम साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ चला जाता है, इस पानी में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो ये पानी है ये गंदा हो जाता है, अनफिट हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स, जो फार्मर्स खेती बाड़ी में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है कंटेमिनेट करते हैं पानी को, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि जो गंदगी इंडस्ट्रीज से निकलती है, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही खतरनाक केमिकल्स बनते हैं, वहाँ पे मेटल्स का काम होता है। तो वहाँ से जो गंदगी निकलती है वो कहाँ पे चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो इस तरह से जो वाटर है हमारा वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये सारे जो काजेज है, ये किस तरह से वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो नाइट्रेट्स निकलता है, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, जो फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ कहाँ पे चला जाता है, इस पानी में चला जाता है, और ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो इस पानी का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है। तो इस तरह से जो ये पानी है गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water। तो इसमें से जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब वो पानी में चले जाते हैं, तो जब हम उस पानी का इस्तेमाल हम ह्यूमन बॉडीज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये चला जाता है, ये केमिकल्स। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ भी हमें लग जाती है।
Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? अगर हम इन effluents को पहले से ही इनको ट्रीट किया जाए, इनको देखा जाए कि हम इनको किस तरह से ख़त्म करेंगे बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो वाटर रिसोर्स है उनमें जाने से पहले ही हम अगर इनको रोकेंगे, इनका कोई बंदोबस्त करेंगे, तो जो वाटर है ये पोल्यूट होने से बच सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस वाटर को कंजर्व करने के लिए, हम आगे देखेंगे। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। हमें फॉरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा बनाने चाहिए, अदर वेजिटेशन ग्रो करने चाहिए। इनसे क्या होता है, जो ये फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन है ये क्या करते हैं, जो सरफेस पे जो वाटर होता है उसका जो रन ऑफ होता है, फ्लो जो होता है वो लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, यानी कि पानी का जो बहाव है इन फॉरेस्ट और वेजिटेशन से क्या होता है वो कम हो जाता है। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और वो अपने रूट्स के जरिए इस पानी को अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो जमीन के अंदर पानी होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है, यानी कि रिफिल हो जाता है, भरा हुआ रहता है। जो ये फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन ये पानी के बहाव को रोके रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से पानी को बहने देते हैं, और इस तरह से बहुत सारा पानी जो है ग्राउंड में चला जाता है, तो इस तरह से वो भरा हुआ रहता है अंडरग्राउंड। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक दूसरा मेथड है जिसके जरिए हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं? अगर हम इस तरह से भी कहेंगे, जो बारिश का पानी होता है ये हमारे छतों पे गिरता है तो फिर ये बह जाता है, लेकिन अगर हम आजकल अगर हम देखेंगे तो हम इसको इस तरह से पाइप के जरिए अपने छतों को आगे से पाइप लगाते हैं, तो पूरा बारिश का पानी जो है पाइप में चला जाता है और साइड से वो बहना शुरू हो जाता है। तो अगर साइड में वहाँ पे और एक पाइप की फिटिंग करेंगे, तो जो हमारे टैंकर्स होते हैं घरों में उनमें वो उनको फिक्स किया जाए, तो वो सारा पानी जो है बारिश का छत पे आएगा पाइप के जरिए, वो सीधा किस में चला जाएगा, उन टैंकर्स में चला जाएगा। तो इसको हम हार्वेस्टिंग कहेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे। The canal is used to save surface runoff. The canal is used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. तो जो हम खेतों में इरिगेटिंग फील्ड, यानी कि जो हम पानी देते हैं फील्ड्स को, तो उनको हम किस तरह से ले जाते हैं खेती को पानी, कैनाल्स के जरिए। तो इन कैनाल्स को हमें प्रॉपरली देखना चाहिए कि कहीं पे वाटर मत लीक हो रहा है, तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। अगर हमें खेतों में पानी ले जाना है कैनाल्स के जरिए तो हमें उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ताकि जो किसी जगह लीकेज मत है, तो इस तरह से पानी ज़ाया ना हो जाए और पानी को हम इस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Sprinklers जो है हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इस तरह से हमें फ्लो में पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी खेती में, इस तरह से स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो पानी है उसको हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो पानी ज़ाया नहीं हो सकता है इस तरीके से, यानी कि स्प्रिंकलर्स के जरिए हमें पानी को इधर खेतों में डालना चाहिए। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, ड्राई रीजन्स में यानी कि जो खुश्क इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन हमें करना चाहिए। तो ये किसको कहते हैं ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, यानी कि हमें जहाँ पे पौधे लगे हुए हों वहीं पे हमें पानी डालना है, यानी कि उनके रूट्स के इर्द गिर्द ही पानी डालना है ड्रिप्स के ज़रिए, यानी कि छोटी छोटी पाइपों के ज़रिए हमें वहीं पे पानी डालना चाहिए जहाँ पे उनके रूट्स हों। तो इस तरह से भी हम पानी को बचा सकते हैं। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर हम ये तरीके अपनाएंगे, ये मेथड्स अपनाएंगे, तो इस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।